वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स के एग्जांपल को डिस्कस किया था। इसमें आई थिंक जो लास्ट एग्जांपल था वो हम लोगों का क्वाटरनियन ग्रुप था, क्लाइंस 4 ग्रुप था। ठीक, अब उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लोगों ने देखा था सर्किल ग्रुप ऑफ यूनिट डायमेंशन। ठीक, उसको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं आपको। तो S1 हमने उस सेट को नाम दिया था और इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स को हमने चूज़ किया था। वी हैव टेकन दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर whose modulus is 1, whose modulus is 1 means the points present at the circumference of a unit circle. Unit circle means circle with the center at origin and having radius equals to 1 unit. ठीक, तो ये क्या कर दिया था, ये S1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ग्रुप, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप बना दिया था। ये क्या हो गया था, अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक, अब इसी में कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही कुछ और हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो एग्जांपल होगा हमारा वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल होगा। अच्छा, हमें हर एक रियल नंबर के लिए या कहें कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, या उसी को हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। नाउ थिंक अबाउट द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1। ठीक, ये नेक्स्ट एग्जांपल होगा। किसके बारे में सोचना है हमें, 1 के पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचना है। तो आप बताइए, जो 1 होता है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cos 2 पाई आर वेर आर इज सम इंटीजर। ठीक, तो जो 1 है उसे cos 2 पाई आर लिखा जा सकता है, क्योंकि जो cos होता है वो 2 पाई के इंटीग्रल पर 1 वैल्यू लेता है। बट ये भी इसमें कॉम्प्लेक्स इंक्लूड नहीं हुआ है। तो अगर हम क्या करें, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो साइन है वो पाई के हर एक मल्टीपल पर 0 हो जाता है। तो अगर हम इसमें क्या करें, प्लस करके आई साइन 2 पाई आर ऐड कर दें वेयर आर इज एनी इंटीजर। ठीक, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा ड्यू टू दिस फैक्टर और ये 1 हो जाएगा। तो 1 को हम ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं cos 2 पाई आर प्लस आई साइन 2 पाई आर। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं। चलिए दोनों साइड का nth रूट ले लेते हैं। दोनों साइड की जो पावर है वो 1/n कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमें पता है cos 2 पाई आर प्लस आई साइन 2 पाई आर की होल पावर 1/n हो जाएगा। एंड वी आल्सो नो द डिमाइवर्स थ्योरम, जो पावर होती है वो एंगल में आ जाती है। तो 1 की पावर 1/n का एक रिप्रेजेंटेशन हमें क्या मिल गया, cos 2 पाई आर बाई n प्लस आई साइन 2 पाई आर बाई n। ठीक, वेयर n इज सम नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, चलिए अब ये क्या हुआ, एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। इसे अगर हम z मान लें, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल z से ही डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स, यूनिटी मीन्स 1, इसका nth रूट हमने ले रखा है और उसके लिए हमें एक्सप्रेशन क्या मिल गया है, cos 2 पाई आर बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई आर बाई एन। चलिए अब हमें ये भी पता है आइलर्स के थ्रू कि e की पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, ये भी पता है। अब इसमें थीटा की जगह पर क्या है, 2 पाई बाई एन। तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई एन इंटू आई। इसका एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये सब 1/n की वैल्यू है, nth रूट ऑफ यूनिटी।
अब इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट एज ओमेगा की पावर आर। ठीक, अब आर की पावर को हटा दीजिए, जो भी बचा उसे हमने क्या कर रखा है, ओमेगा मान रखा है, e की पावर 2 पाई बाई एन आई, इसे हमने क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ओमेगा की पावर आर, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गई, ओमेगा की पावर आर, वेयर ओमेगा इज दिस। क्लियर है। चलिए अब इसी का एक हम लोग सेट बना लेंगे। नाउ कंसीडर द सेट, नाउ कंसीडर, अब इसी सेट को जो हम लोग कंसीडर करेंगे, इसी को हम लोग दिखाएंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, में से सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो सेट हम लोग बनाएंगे, इसे दिखाएंगे कि ये अबेलियन ग्रुप बना देगा। कंसीडर द सेट Pn। Pn इसलिए क्योंकि हम लोग nth रूट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर फोर्थ रूट की बात करें तो P4, सेकेंड रूट की बात करें तो P2, 10th रूट की बात करें P10। ठीक, ऐसे ही इन जरा हमने nth रूट की बात की हुई है तो उसे Pn से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन ले लिया है जिसकी पावर n करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, जिसकी पावर n करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। मीन्स जिसकी पावर, अगर हम इसमें फिर से पावर 1/n ले लें तो इधर 1 की पावर 1/n आ जाएगा। मीन्स ऐसा भी इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ दोज नंबर सच दैट 1 की पावर 1/n इज z। मीन्स ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो nth रूट ऑफ यूनिटी हो। ठीक, अब इसी को हमने मॉडिफाई करके किस एक्सप्रेशन में ला दिया है, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर r, जहाँ पर ओमेगा क्या है, e की पावर 2 पाई बाई एन आई है। ठीक, e की पावर 2 पाई बाई एन आई है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, जो r है उसका वेरिएशन भी हमें चाहिए होगा। भाई r कहाँ से कहाँ जा रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए जो r होगा, आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखिए, अगर r हमारा मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक, तो ये ओमेगा की पावर 0 हो जाएगा 1, फिर 1 हुआ तो ओमेगा, फिर 2 हुआ ओमेगा स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए वो ओमेगा की पावर n हो गया, मीन्स r क्या हो गया, n हो गया। तो जैसे ही r n हो जाएगा ये ओमेगा की पावर n हो जाएगा। मीन्स इसमें हम पावर n कर देंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 2 पाई आई आएगा और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ओमेगा की पावर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर बात है। अब मान लीजिए r की जो वैल्यू है वो n से आगे बढ़ने लगे, मीन्स अगर r बराबर क्या हो जाए, n+1 हो जाए, तो ओमेगा की पावर r क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर n+1, और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ओमेगा n इंटू ओमेगा। अब ओमेगा n हमें पता है 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। मीन्स r की वैल्यू n से जो ज़्यादा बढ़ेगी वो फिर से रिपीट करने लगेगा, कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर ओमेगा की पावर n+r कहीं भी लिखा हुआ है और nth रूट की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू ओमेगा की पावर r के ही बराबर हो जाएगी। क्लियर है। तो ओमेगा की पावर n में जो ऐड हो रहा है n को हम हटा सकते हैं क्योंकि ये कोई फर्क नहीं दे रहा है, ओमेगा की पावर n की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, तो r का जो वेरिएशन है, चीज़ें रिपीट ना हो, इसके लिए हम r का वेरिएशन कहाँ से कहाँ रखेंगे, r मान लेंगे, या मतलब होगा ही 0 और बहुत ज़्यादा जाएगा तो n तक जाएगा। ठीक, हालांकि ये कहीं भी जा सकता है लेकिन चीज़ें रिपीट होने लगेंगी, और सेट में, सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो r को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से n तक। नाउ आवर सेट इज रेडी। अब हम इसे क्या दिखाएंगे, इसे हम लोग दिखाएंगे कि ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ। चलिए, तो जो पहली चीज़ हमें दिखानी होती है बाइनरी ऑपरेशन। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑपरेशन क्या ले रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात आपको ध्यान रहे।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किसी दो एलिमेंट को लें, मल्टीप्लाई करें, तो जो नया एलिमेंट आए वो भी इसी में होना चाहिए। तो ले लेते हैं दो एलिमेंट, लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू Pn। इस सेट का हमने दो एलिमेंट ले लिया। अब हमें दिखाना है कि Z1 इंटू Z2 भी इसी में होगा, और इसमें कब होगा, जब Z1 इंटू Z2 भी क्या हो, nth रूट ऑफ यूनिटी हो। मीन्स Z1 इंटू Z2 की पावर n करें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। चलिए, अच्छा ये यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, अगर Z1 Pn में है, इसका मतलब क्या हुआ, Z1 की पावर n हमेशा 1 होगा, और यही काम Z2 के साथ भी होगा, Z2 की पावर n भी क्या होगा, 1 होगा। नाउ कंसीडर, जो हमें दिखाना है, नाउ कंसीडर Z1 इंटू Z2 की पावर n, ये कंसीडर करते हैं। तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर, सिंपल कॉम्प्लेक्स का ये प्रॉपर्टी होता है। तो Z1 की पावर n इंटू Z2 की पावर n हो गया। अब दोनों की वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, Z1 इंटू Z2 का पावर n भी यूनिटी है। दिस इम्प्लाइज कि Z1 इंटू Z2 भी क्या होगा, Pn का ही मेंबर होगा, वो बाहर नहीं जाएगा, वो क्या होगा, Pn का ही मेंबर होगा। तो हमने दो एलिमेंट लिया, Pn में दिखा दिया, उनका प्रोडक्ट भी उसी में है। में से जो ऑपरेशन प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लिकेशन का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बाइनरी है। ठीक, बस इतने पे इसे छोड़ सकते हैं। नाउ बी, अगली जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, और ये भी ऑब्वियस है, कई बार हमने इस स्टेटमेंट को दे रखा है। इसको दिखाने के लिए क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या आर्गुमेंट देते हैं, क्या लॉजिक देते हैं, ये कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलरेडी एसोसिएटिव होता है, और जो Pn है वो कुछ स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को ही लेकर बनाया गया है। मीन्स जो Pn है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। जब डॉट हमारा पूरे कॉम्प्लेक्स पर एसोसिएटिव है तो Pn पे क्यों नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात होगी। उसी को हमें सिर्फ राइट डाउन कर देना है। सिंस डॉट इज, या मल्टीप्लिकेशन आप लिख लेंगे इसे, डॉट ऐसा नहीं बनाएंगे आप, मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। सिंस डॉट इज एसोसिएटिव, सिंस डॉट इज एसोसिएटिव ऑन C एंड Pn इज सबसेट ऑफ C, सो आल्सो ऑन Pn। तो क्या होगा, Pn पर भी ये अपने आप एसोसिएटिव हो जाएगा। चलिए, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तुरंत आपके दिमाग में गया होगा, आइडेंटिटी की बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी भी यूनिक होती है। अगर 1 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई अदर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। तो C या क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा, क्लियरली 1 बिलोंग्स टू Pn। अच्छा, पहली बात तो ये आपको देखना होगा कि 1 Pn में है कि नहीं है। तो 1 की पावर 1/n करेंगे तो 1 ऑब्वियस आएगा। ठीक, तो 1 Pn में होगा। इस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मिल गया। अब लास्ट जो है वो हर एक एलिमेंट की इनवर्स की बात करनी है। मीन्स क्या दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स दिखाना है तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम Pn में लेते हैं। लेट Z बिलोंग्स टू Pn। ठीक, अब Z क्या है, Pn का मेंबर है। तो Pn का मेंबर है तो उसकी पावर n क्या होगा, 1 होगा। और आप देखिए, जब Pn को हमने और थोड़ा मॉडिफाई किया था तो Pn को हमने मॉडिफाई करके कुछ ऐसा भी दिखा लिया था कि Pn जो है वो ओमेगा की पावर r का कलेक्शन है, जहाँ जो r है वो 0 से n तक वेरी करता है। तो ये Z जो है वो Pn का मेंबर है। मीन्स क्या होगा, जो Pn होगा, मीन्स जो Z होगा वो ओमेगा की सम पावर होगा, ओमेगा की सम पावर होगा। मान लेते हैं ओमेगा की पावर k है, क्योंकि Pn में इस टाइप के एलिमेंट हैं जो ओमेगा की पावर से हैं, तो ये भी उसी टाइप का ही होगा, जहाँ पर जो k होगा वो 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। नाउ या ऊपर कर लेते हैं इसे। अब हमें क्या करना है, ओमेगा की पावर k का इन्वर्स ढूंढना है। ओमेगा की पावर
के का इन्वर्स हमें ढूंढना है। तो आप बताइए, अगर ओमेगा की पावर के हमारे पास है और उसे हम मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा की पावर n माइनस के से, नाउ कंसीडर, या सिंस ओमेगा की पावर के इंटू ओमेगा की पावर n माइनस के, भाई ओमेगा की पावर के अगर Pn में है तो n में से घटाएंगे तो फिर से Pn में ही रह जाएगा, ओमेगा की पावर n माइनस के बाहर तो चला नहीं जाएगा। और अगर हम इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, n माइनस के प्लस के मीन्स ओमेगा की पावर n मीन्स 1। और यही काम लेफ्ट से करने पर भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ओमेगा की पावर के का जो इन्वर्स है ओमेगा की पावर n माइनस के हो गया, जो कि इसी Pn का ही मेंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का हमें इन्वर्स भी मिलेगा, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिलेगा। क्लियर है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी हमने दिखा दी। अब कम्यूटेटिव के लिए आपको सेम स्टेटमेंट देना होगा। कौन सा स्टेटमेंट, सिंस डॉट इज कम्यूटेटिव ऑन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड Pn इज सबसेट ऑफ C एंड हेंस आल्सो कम्यूटेटिव ऑन Pn। तो इस तरह से Pn हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक, 10 Pn डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप and known as group of nth roots of unity, group of nth roots of unity। ठीक, nth roots of unity इस ग्रुप को हम नाम दे सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसको समझिए आप लोग। अब जैसे इसका पर्टिकुलर कुछ आपको हम बता देते हैं, जैसे n के कुछ वैल्यू लेके आपको बता देते हैं ताकि थोड़ा और सब और क्लियर हो जाए। n इन जनरल बता दिया गया है। चलिए, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 4 हो, फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 4। ठीक, तो P4 क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा ओमेगा की पावर r ओमेगा की पावर r, जहाँ पर जो r का वेरिएशन होगा 0 से 4 होगा, और जो ओमेगा है वो क्या था हमारा, e की पावर 2 पाई i बाई n था, तो यहाँ पर n की जगह पर 4 हो गया है। बात क्लियर है? मीन्स ये क्या हो जाएगा, e की पावर पाई बाई 2i। बात क्लियर? चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, r की वैल्यू को वेरी कराते हैं और इन सब को निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब, यही 4 एलिमेंट्स आएंगे। ओमेगा की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, ओमेगा की पावर 1 क्या आएगा, यही रह जाएगा, e की पावर पाई बाई 2i। अब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर पाई आई आ जाएगा, और क्यूब कर देंगे तो 3 पाई बाई 2i आ जाएगा। यही 4 एलिमेंट्स आएंगे। और आप इसको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 1i, और ये माइनस ये क्या आ जाएगा -1, और ये -i। तो इससे प्रिसाइसली बना क्या, जो P4 था 1 -1i एंड -i। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। कभी कभी यही डायरेक्ट पूछ लेता है, सो दैट दिस सेट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इनफैक्ट वो क्या है, P4 है। ठीक, चलिए ऐसे आप कुछ भी ले लेंगे, n की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा। सेकंड रूट करेंगे तो हो सकता है 1 और सिर्फ 1 और -1 ही आएगा, वो भी ग्रुप फॉर्म करेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब ये तो बात थी nth रूट ऑफ यूनिटी की। अच्छा, इसके सब ग्रुप्स का क्या नेचर है, अभी सब ग्रुप हमने आपको बताया नहीं है, तो सब ग्रुप्स के नेचर वगैरह की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रटाना नहीं है कि हम पहले स्टेटमेंट लिखा दें बाद में कहें देख लेना। तो जब उसकी पारी आएगी, सब ग्रुप्स पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, तब हम लोग फिर से, ताकि आप एग्जाम्पल को रिकॉल करें, ठीक, वहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे।
तो अगला जो ग्रुप है हमारा वो है सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल में आप लिखिएगा, एक सेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं P, ठीक। इसमें हम लोग उन कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन लेंगे दोज Z बिलोंग्स टू C सच दैट कि इस Z के लिए हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, मान लेते हैं n, सच दैट कि z की पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो z है वो सेकंड रूट ऑफ यूनिटी है या थर्ड रूट ऑफ यूनिटी है। मीन्स z ऐसा कलेक्शन होगा z का कि इस z के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमें ज़रूर मिल जाए कि वो क्या हो जाए, z की पावर n 1 हो जाए। बात क्लियर है। वहाँ पर Pn में n फिक्स था, n को हमें लेके चलना था, nth रूट की ही बात करनी थी, फोर्थ रूट की ही बात करनी थी, 10th रूट की ही बात करनी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन बनाया गया है कि वो कोई ना कोई nth रूट हो जाए। अब वो इसमें से कोई सेकंड हो सकता है, कोई थर्ड हो सकता है ना, तो थोड़ा सा इसे जनरलाइज कर दिया गया है और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हम दिखा लेंगे तो। नाउ क्लेम क्या करेंगे हम लोग, क्लेम ये करेंगे कि जो P है वो डॉट के साथ क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। बात ठीक। और ये डॉट क्या है, डॉट मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वाला मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब वही सारी कंडीशंस, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, देखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, अगर हम कोई Z1 और Z2 इसमें लें और दिखाना पड़ेगा कि Z1 इंटू Z2 भी इसमें होगा। अब Z1 इंटू Z2 इसमें कब होगा, जब वो भी कोई ना कोई nth रूट ऑफ यूनिटी बन जाए। मीन्स Z1 इंटू Z2 की पावर समथिंग हमें कुछ मिल जाए कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए ढूंढते हैं क्या होगा। पहले दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू P। Z1 P का मेंबर है, Z2 P का मेंबर है, तो Z1 भी कोई ना कोई रूट होगा 1 का और Z2 भी कोई ना कोई रूट होगा 1 का। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स, मान लेते हैं m एंड n सच दैट, मान लेते हैं Z1 mth रूट हो जाएगा और Z2 nth रूट हो जाएगा। Z1 की पावर m क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और Z2 की पावर n क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये दोनों P के मेंबर्स हैं तो उसके डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमें दिखाना है कि Z1 इंटू Z2 की पावर भी कुछ करें, ऐसा कोई ना कोई पावर हमें ज़रूर मिलेगा कि उसको Z1 इंटू Z2 की पावर में लगाने पर 1 आ जाएगा। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द LCM ऑफ m एंड n। तो नाउ टेक, मान लेते हैं जो LCM है वो L है और हमने बताया था आपको शुरुआत में ही LCM को स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो LCM की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिन नंबर्स का LCM है वो LCM को डिवाइड करते हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि m भी L को डिवाइड करेगा एंड n भी L को डिवाइड करेगा। और डिवीजन का क्या मतलब होता है कि जो L है वो समथिंग m टाइम्स K1 हो जाएगा, K1 कोई भी इंटीजर हो सकता है और यहाँ से L क्या हो जाएगा, n का K2 मल्टीपल हो जाएगा, वेयर K1 K2 बिलोंग्स टू Z, कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ठीक। अब यहाँ से L m K1 मिल रहा है, यहाँ से L n K2 मिल रहा है। नाउ अब जो हमें दिखाना है उसे कंसीडर करते हैं।
अगर हम Z1 इंटू Z2 की पावर L ले लें तो ये क्या हो जाएगा, Z1 की पावर L इंटू Z2 की पावर L, और ये क्या हो जाएगा, Z1 की पावर इसको यूज़ कर लेते हैं MK1 एंड Z2 की पावर NK2। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 की पावर M की पावर K1 एंड Z2 की पावर N की पावर K2। अब ये अंदर जो है उनकी वैल्यूज़ 1 है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी दो मेंबर लेते हैं तो उन दोनों की मदद से एक पावर हम जनरेट कर लेंगे कि Z1 इंटू Z2 की पावर उसी को करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करना है, सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी को हमने क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दिया। अब एसोसिएटिव के लिए क्या लॉजिक देंगे, सेम लॉजिक, क्योंकि जो डॉट है वो पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या है, एसोसिएटिव है, तो P पर भी एसोसिएटिव होगा। B क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी लिख देते हैं, ठीक। सेम लॉजिक होगा, सिंस डॉट इज एसोसिएटिव ऑन C, एसोसिएटिव ऑन C एंड हेंस ऑन P पर भी उसे होना पड़ेगा, ठीक। C क्या है, आइडेंटिटी की बात करनी है, फिर से वही बात होगी, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी की बात करनी है, तो जाहिर सी बात है 1 होगा। क्लियरली 1 बिलोंग्स टू P कह सकते हैं, C में तो है ही, इस आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। अब इन्वर्स की बात कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब अगर इसमें कोई पहले हम लोग आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, ठीक, तो लेट Z बिलोंग्स टू P। अब इसका इन्वर्स हमें इसमें ढूंढना है, तो अब अगर Z P में है, Z P में है, तो इसका क्या होगा, कोई ना कोई पावर 1 के बराबर होगा। दिस विल इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट सम M बिलोंग्स टू N सच दैट, इसकी कोई ना कोई पावर हमें ज़रूर मिलेगी कि Z की पावर M क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि जिसकी mth पावर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, Z जो है वो mth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, mth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो Z है वो Pm में बिलोंग करने लगेगा, जाहिर सी बात है। और हमें ये भी पता है कि जो Pm है वो P का सबसेट ही है, Pm पर्टिकुलर mth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, और जो P है वो इन जनरल ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो जो Pm होगा वो P का क्या होगा, जाहिर सी बात है सबसेट होगा, क्लियर, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट होगा, इक्वलिटी हम हटा सकते हैं। तो अब Z Pm में है तो क्या होगा, Z हमारा समथिंग ओमेगा की पावर K टाइप का होगा, जहाँ पर जो K का वेरिएशन होगा वो 0 to M होगा, ठीक। और ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, P में बिलोंग करेगा, क्योंकि पूरा Pm ही P के अंदर बैठा हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि ओमेगा की पावर M माइनस K भी कहाँ बिलोंग करेगा, P में बिलोंग करेगा। और ऐसा होगा कि ओमेगा की पावर K इंटू ओमेगा की पावर M माइनस K क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर M, जो कि Pm में इसकी वैल्यू 1 है और वो P में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर किसी एलिमेंट का हमें इन्वर्स ढूंढना है तो सिर्फ हमें ये पता करना होगा कि कौन सा वो रूट है यूनिटी का, mth रूट है तो Pm में बिलोंग करेगा, फिर वहाँ से ओमेगा की पावर M माइनस के उसका इन्वर्स हो जाएगा Pm के अंदर। और चूंकि पूरे का पूरा Pm P के अंदर है तो इसका मतलब P में ही हमको इसका इन्वर्स मिल जाएगा। और कम्यूटेटिव में सेम आपको एसोसिएटिव वाला लॉजिक देना है। तो ये क्या हो गया, इज एन अबेलियन ग्रुप,
ये क्या बन गया, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रुप ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसके अंदर nth रूट्स ऑफ यूनिटी का ग्रुप हमारा बैठा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अभी हमने कोई फंक्शन को कंटेन करता हुआ ग्रुप नहीं देखा है, मीन्स कोई ऐसा ग्रुप अभी नहीं बनाया हम लोगों ने जिसमें फंक्शंस को हमें आपस में कंपोजिशन से ऑपरेट करना हो, क्योंकि फंक्शंस के बीच में हमें जो ऑब्वियस ऑपरेशन मिलता है वो कंपोजिशन का ही मिलता है। बाकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैप्स। तो वहाँ से भी हम लोग चलिए एक एग्जांपल बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले तो एक डिफिनीशन हम लिखेंगे आइसोमेट्री की। आइसोमेट्री क्या होती है, आइसोमेट्री इन R3। R3 मीन्स R क्रॉस R क्रॉस R इन 3 डायमेंशन। तो आइसोमेट्री मीन्स आइसो शब्द क्या डिनोट करता है, मीन्स इक्वल। आइसो का मतलब क्या हुआ, इक्वल, और मेट्री का मतलब क्या हुआ कि माप। तो ऐसा कुछ ये ग्रुप हम लोग यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें किसी चीज़ की इक्वलिटी की बात हो सकता है वो चीज़ डिस्टेंस हो। तो पहले हम लोग आइसोमेट्री को डिफाइन कर लेते हैं। अब मैप, या पहले इसे फिगर से समझ लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उससे एसोसिएटेड हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हमारा कैपिटल एक्स है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, x2, x3 है, और जो दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं है y है, और इससे एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट क्या है, y1, y2, y3। हालांकि इससे कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब खास है नहीं, आप सिर्फ कैपिटल x और कैपिटल y 2 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्पेस हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड। अब अगर हमें कोई ऐसा एक बाइजेक्टिव मैप मिल जाए R3 से R3 में, 3 डायमेंशनल स्पेस से 3 डायमेंशनल स्पेस में, और वो बाइजेक्टिव मैप ऐसा हो कि जो डिस्टेंस इनके बीच में है तो वो मैप x और y को ऐसे भेजे कि fx और fy के बीच में भी वही डिस्टेंस बनी रहे जो x और y के बीच में था। आइसोमेट्री बराबर माप। तो ऐसे बाइजेक्टिव मैप को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्री इन R3। मीन्स इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए fx को यहाँ कहीं भेजेगा, कहीं भी भेज सकता है, वो मैप के डिफिनीशन पर डिपेंड करेगा, और y को यहाँ कहाँ यहीं कहीं भेज दिया, f ऑफ y हो गया ये। अब f को हम आइसोमेट्री तब कहेंगे, f को हम आइसोमेट्री तभी कह पाएंगे जब क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, जो वहाँ पर डिस्टेंस था वो इक्वल मेंटेन्ड रहे डिस्टेंस बिटवीन fx एंड fy के। fx और fy के डिस्टेंस जितने हैं x और y के डिस्टेंस के बराबर हो, तो जो f होगा हमारा क्या कहलाएगा, आइसोमेट्री कहलाएगा। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर। A bijective map f from R3 to R3 is said to be isometry, if this condition holds। ठीक, ये कंडीशन हमारी होल्ड हो। तो अब इसे हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर हम R3 के सारे आइसोमेट्रीज का एक कलेक्शन ले लें, मीन्स ऐसे मैप्स का कलेक्शन ले लें जो आइसोमेट्री हैं, तो हमें ये दिखाना होगा कि ऐसा जो कलेक्शन होगा वो कंपोजिशन ऑफ मैप के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। अबेलियन ग्रुप नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ मैप कम्यूटेटिव नहीं होता है। एग्जाम्पल भी हमने आपको दे रखा है।
बहुत सारे एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब इन्हीं आइसोमेट्रीज का हमें एक कलेक्शन लेना है और उसे दिखाना है कि वो क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा। चलिए दिखाते हैं। नाउ कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, एक सेट जिसे हम लोग आइसो R3 लिखेंगे और समझेंगे क्या इसे, सेट ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज फ्रॉम R3 टू R3। मीन्स ये कैसा कलेक्शन है, F सच दैट F फ्रॉम R3 टू R3 इज एन आइसोमेट्री, ठीक। अब इस कलेक्शन को हमें दिखाना है कि ये क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा। तो क्लेम क्या करना है हमें, क्लेम आइसो R3 विद द कंपोजिशन ऑफ मैप इज अ ग्रुप। ये क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, जहां पर O क्या है, O इज कंपोजिशन ऑफ मैप, O इज कंपोजिशन ऑफ मैप, ठीक, ऑपरेशन है ये। तो वही चार बातें फिर से हमें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो पहला है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी दो एलिमेंट को कंपोज करें तो जो नया एलिमेंट बने वो भी अगर इसी में रह जाता है तो बाइनरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ले लेते हैं दो एलिमेंट, लेट F एंड G बिलोंग्स टू आइसो R3। मीन्स F और G क्या है, आइसोमेट्रीज हैं। तो हमें दिखाना है F कंपोजिट G या G कंपोजिट F, वो भी कहाँ होगा, इसी में होगा। एक तरफ से दिखा देंगे, चाहे हम F कंपोजिट G दिखा दें या G कंपोजिट F दिखा दें, तो एक दिखा देंगे तो सिमिलरली आप दूसरा दिखा सकते हैं। नाउ कंसीडर, चलिए G कंपोजिट F ही हम दिखा देते हैं, आप बाकी दिखाइएगा दूसरी तरफ से। डिस्टेंस ऑफ G कंपोजिट F ऑफ X एंड G कंपोजिट F ऑफ Y। अगर हम इसे दिखा दें कि ये D ऑफ X Y के बराबर है तो G कंपोजिट F भी क्या हो जाएगा, एक आइसोमेट्री हो जाएगा। मीन्स आइसो R3 में वो बिलोंग कर जाएगा। चलिए दिखाने का प्रयास करते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, कंपोजिशन के डिफिनेशन से F ऑफ GX और ये F ऑफ GY। चलिए अब GX और GY को एक एलिमेंट समझिए, GX को और GY को। तो D ऑफ FX टाइप से लिखा है और ये FY टाइप से लिखा है, और F हमारा आइसोमेट्री ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, D ऑफ एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा GX GY। ऐसा क्यों हुआ, सिंस F इज आइसोमेट्री, चलिए, और वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने या कहें डिफिनीशन जो हमने लिखा था, D ऑफ XY बराबर D ऑफ FX कॉमा FY, वो फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू R3 है। मीन्स वहाँ पर जो X और Y चूज़ किया गया है वो आर्बिट्रेरी है, तो वहाँ आप फॉर ऑल हो सकता है हमने ना लिखा हो, तो आप उसको क्या कर देंगे, फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू R3 कर लेंगे। अब जो लॉजिक हमने F पर लगाया वही लॉजिक G पर भी अप्लाई होगा। G भी चूँकि आइसोमेट्री है तो ये क्या आ जाएगा, X और Y के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ,
सिंस G इज आइसोमेट्री। तो G कंपोजिट F लेके हम लोग चले थे और X और Y के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ गया, और ये क्या हो गया, इसका मतलब जो G कंपोजिट F है वो आइसो R3 का मेंबर है, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसे ही आप F कंपोजिट G भी सिमिलर पैटर्न पर ऐसे ही लिखना है, दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एसोसिएटिविटी की बात करनी होगी तो क्या कहेंगे, सिमिलर लॉजिक, जैसा हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में यूज़ किया था। सिंस कंपोजिशन ऑफ मैप्स आर फॉलोस एसोसिएटिविटी, ठीक, तो यहाँ भी क्या करना होगा, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ये सब क्या है, ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर होता है, इन जनरल हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ पर भी उसे होना पड़ेगा। बी की बात करें, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्लियरली कंपोजिशन ऑफ मैप्स, कंपोजिशन ऑफ मैप्स आप दिखा भी सकते हैं इज एसोसिएटिव, आप आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक। सी क्या है, आइडेंटिटी की बात करनी होती है, आइडेंटिटी। अब हमें एक ऐसा भाई सेट जो है, उस सेट मैप्स का कलेक्शन है, तो आइडेंटिटी भी मैप के फॉर्म में ही होगा। तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैप आना चाहिए। सो क्लियरली अगर हम आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर दें R3 से R3 में, और आइडेंटिटी मैप की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किसी एलिमेंट को खुद पर मैप करता है। IX कहाँ जाएगा, X पर जाएगा, देन तो देखते हैं क्या ये आइसोमेट्री होगा। डिस्टेंस बिटवीन IX एंड IY कंप्यूट करते हैं। अब ये डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो IX X के ही बराबर है, IY Y के ही बराबर है, तो ऑब्वियस हो गया फॉर ऑल XY। XY कुछ भी हो, XY पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो I होगा ये आइडेंटिटी का काम करेगा। थस I इज आइडेंटिटी एलिमेंट, I क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब जो इसमें लास्ट वाला बचता है वो क्या है कि दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिलेगा। मीन्स अगर F आइसोमेट्री है तो अगर हम दिखा दें कि F इनवर्स भी आइसोमेट्री हो जाए तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स हमें आइसो R3 में मिलने लगेगा। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात भी कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट का हमें इनवर्स मिलना चाहिए। चलिए पहले इसका मतलब कोई एलिमेंट हमें लेना होगा। लेट F बिलोंग्स टू आइसो R3। अब हम अगर दिखा पाएँ कि जो F इनवर्स है वो भी आइसोमेट्री होगा, तो सबसे पहली बात ये है कि F आइसोमेट्री है तो जाहिर सी बात है वो डिस्टेंस प्रिजर्विंग बाइजेक्टिव मैप है, और यहाँ पर हमें बाइजेक्टिविटी का यूज़ करना है। अगर कोई मैप बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, थ्योरम है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस F इज बाइजेक्टिव, ये हमारी आइसोमेट्री की डिफिनीशन में ही इंक्लूडेड है कि मैप बाइजेक्टिव होना चाहिए। सिंस F इज बाइजेक्टिव सो F इनवर्स एग्जिस्ट। F इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये बात क्लियर है, लेकिन वो आइसोमेट्री है कि नहीं ये बात हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी। मीन्स दिखाना पड़ेगा कि जो F इनवर्स है वो भी इसका मेंबर होगा, और इसका मेंबर होने के लिए उसे डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप होना होगा। चलिए नाउ कंसीडर D ऑफ XY। अगर हम इसे दिखा ले जाएं कि ये
इक्वल हो जाएगा डी ऑफ एफ इनवर्स एक्स कॉमा एफ इनवर्स वाई के। तो एफ इनवर्स भी हमारा डिस्टेंस प्रिजर्विंग में प्रूव हो जाएगा। तो आप देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन दिस मैनर, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, या एफ और एफ इनवर्स का पोजीशन हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि इनवर्सेज हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस हमने मैनिपुलेशन थोड़ा सा कर लिया अपना काम निकालने के लिए। अब देखिए बट यहाँ पर काम ये निकल जाएगा कि जो f है उसे हम लोगों ने ऑलरेडी आइसोमेट्री ले रखा है और ये एक एलिमेंट की तरह काम करने लगेगा, तो अपने आप यहाँ से f हट जाएगा और बचेगा क्या, एलिमेंट्स बचेंगे, मीन्स f इनवर्स x और f इनवर्स y। यही तो हमें दिखाना था, यही तो डिफिनीशन है f इनवर्स की कि वो आइसोमेट्री हो। इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स आइसो R3 में बिलोंग करेगा, आइसो R3 में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी हमें मिलने लगा। और चूंकि ये कम्यूटेटिव होगा नहीं क्योंकि कंपोजिशन ऑफ मैप कम्यूटेटिव होता नहीं है, तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा बट ये ग्रुप बन जाएगा। 10 क्या हो गया, 10 आइसो R3 O इज अ ग्रुप, आइसो R3O इज अ ग्रुप। ठीक, ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। बाकी और एक आध दो एग्जांपल्स और बचे हुए हैं स्टैंडर्ड, उसे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।